हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुबोध और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एसपी एजुकेशन क्लब पर। दोस्तों, ये मेरा इंट्रोडक्शन के बाद पहला लेक्चर वीडियो है और जिसमें हम डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर में से पहले चैप्टर नंबर सिस्टम के बारे में। फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन वीडियो को इतना प्यार और इतना सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज का नया चैप्टर शुरू करते हैं, नंबर सिस्टम। फ्रेंड्स, अगर इसका हिंदी हम देखें तो नंबर का हिंदी हो जाएगा संख्या और सिस्टम का हिंदी हो जाएगा पद्धति। इसको प्रणाली बोल सकते हैं। तो नंबर का हिंदी हो गया संख्या और सिस्टम का हो गया पद्धति या प्रणाली। यानी कि इस चैप्टर में नंबर सिस्टम में संख्याओं के आधार पे, संख्याओं को लेकर के जितने तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको शामिल किया जाता है। इस प्रकार यह एक थोड़ा बड़ा चैप्टर हो जाता है, लेकिन जिस तरह से ये बड़ा चैप्टर है उसी तरह से बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है। क्योंकि आप कोई भी एग्ज़ाम दे लें, चाहे वो टीचिंग्स का एग्ज़ाम हो, चाहे वो वनडे का एग्ज़ाम हो, लेकिन उसमें नंबर सिस्टम से जुड़े क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलते हैं। इस चैप्टर में हम संख्या के प्रयोग के आधार पर संख्या के प्रयोग से बनने वाले क्वेश्चनों का अध्ययन करते हैं। इसलिए यह थोड़ा सा बड़ा चैप्टर हो जाता है, लेकिन हम इसको क्रम वाइज एक एक टाइप करके समझेंगे। लेकिन सबसे पहले हमको संख्याओं के बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है। तो इस आज के क्लास में हम मुख्यतः डिस्कस करेंगे कि संख्याएँ कितने प्रकार की होती हैं। संख्याओं के प्रकार का जानकारी होना आवश्यक है। तो आज हम संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, संख्याओं में पहला है, आप हेडिंग डाल लेंगे पहले, संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार, ये आपका हेडिंग रहेगा। पहला है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे चीज़ों को समझा दे रहे हैं अच्छे से, लेकिन हम लिखवाएंगे नहीं, क्योंकि ये मैथ एक समझने वाला विषय है, लिखने वाला नहीं, रटने वाला नहीं। नहीं तो आप बुक्स में भी इसकी परिभाषा दी हुई है, आप चाहें तो बुक्स में देख कर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैथ को आप जितने अच्छे से समझेंगे यह उतना ही बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप इसकी परिभाषा को अपने मन से लिखते हैं, जैसे मैंने समझा दिया, तो उसके बाद अगर आप अपने भाषा में इसके परिभाषा को लिखने का प्रयास करते हैं तो उस तरह से लिखी गई परिभाषा को आप देर तक याद रख सकते हैं। ठीक है, देखिए, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल, याद रखने का तरीका यह है कि आप इस तरह याद रखें कि नेचर, इसमें आ रहा है नेचर, तो प्रकृति में चीज़ों को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं वे सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। यानी कि इसका परिभाषा आप लिख सकते हैं, गिनती के लिए प्रयोग की जाने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। जैसे अब गिनती के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं? जीरो का प्रयोग तो करते नहीं हैं। किसी चीज़ को गिनना है तो आप कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे गिनेंगे, न कि ऐसे कि 0 1 2 ऐसे नहीं गिनते हैं। तो गिनने के लिए हम 1 से शुरुआत करते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे इनफाइनाइट तक। तो गिनने के लिए प्रयोग की जाने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसी में दूसरा आता है पूर्ण संख्याएं। इसका इंग्लिश होता है होल नंबर। होल नंबर। तो देखिए, दूसरा टाइप है होल नंबर, यानी दूसरा संख्याओं का प्रकार क्या है? होल नंबर या पूर्ण संख्या है। तो यह इससे भी आसान है। अगर आप प्राकृतिक संख्याओं में, जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उनमें अगर जीरो को शामिल कर लें तो यह पूर्ण संख्या बन जाती हैं। जैसे इसमें अगर जीरो को शामिल करना तो 0 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो
पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जीरो को शामिल करने पे वो क्या बन जाती हैं? पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। ठीक है, तो ये दो संख्याओं के प्रकार हो गए, प्राकृतिक और पूर्ण। चलिए तीसरा संख्या देखते हैं। चलिए यहाँ तीसरा देखते हैं, संख्याओं के प्रकार में तीसरा है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, इसको बोलते हैं इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर, ठीक है। पूर्णांक संख्या क्या होती हैं, इसको देखिए। पूर्णांक संख्याओं में तीन तरह की संख्याएं आती हैं। एक धनात्मक आ जाते हैं, ठीक है, इसमें ऋणात्मक भी आ जाते हैं और उदासीन संख्या भी आती है। अब धनात्मक क्या है? जैसे 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये धनात्मक हो गया। ऋणात्मक ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ठीक है, और उदासीन 0। यानी कि पूर्णांक संख्याओं का अगर उदाहरण देखें हम, तो इसमें कौन कौन आ जाएगा? ऋण इनफाइनाइट से लेकर के जाएंगे तो ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, फिर उसके बाद 0, फिर 1, फिर 2, इनफाइनाइट तक जाएंगे, ठीक है। यानी कि पूर्णांक संख्याएं ऋणात्मक, 0 और धनात्मक संख्याओं के योग से बनती हैं, ठीक है। चौथा देखते हैं। आप इन सब चीज़ों को समझ लीजिए बस, ठीक है, और हेडिंग डाल डाल के अपने भाषा में इस परिभाषा को लिख लीजिएगा और इसके उदाहरण बोर्ड से लिख लीजिएगा, ठीक है। अपनी भाषा में लिखी गई चीज़ें जो है ज़्यादा समय तक याद रहती हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो आप चीज़ों को समझिए और लिखिए अपनी भाषा में, ठीक है। परिभाषा खुद आप अपना बना के लिख सकते हैं कि आप क्या समझे हैं, बस कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए, परिभाषा आपका अपना हो सकता है, ठीक है। चलिए संख्याओं के प्रकार में चौथा देखते हैं, सम संख्या। सम संख्या, इसको बोलते हैं इवन नंबर। तो इसका परिभाषा आप शुरू से पढ़े होंगे कि वह संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं वो सम संख्या कहलाती हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल आपने क्या पढ़ा होगा? 2, 4, 6, 8 इनफाइनाइट तक, ठीक है। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है छोटी सी, कि अगर मान लीजिए कोई आपको संख्या दे दिया गया, जैसे 2, 8, 7, 2, 5, 4, ये संख्या दे दिया गया, तो अब सम संख्या है कि नहीं, इसको जानने के लिए अगर आप इसमें 2 से भाग करते हैं तो समय लगेगा। तो एक छोटा सा परिवर्तन कर लेते हैं इसके परिभाषा में और देखते हैं ये कि यदि किसी संख्या के अंत में 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए या 8 आ जाए, यदि किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई संख्या आता है तो वह क्या होगा? सम संख्या होगा, ठीक है। अब आपको 2 से भाग देने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी भी संख्या के अंत में इन संख्याओं को देखते हैं तो वो संख्याएं सीधे सम संख्या होगी। अगर सम संख्या पूछा गया तो आप देख के बता सकते हैं। जैसे इसमें 4 लगा है, ये सम संख्या होगा। कोई संख्या है ये, तो इसमें 4 नहीं है, 2 नहीं है, माने 2, 4, 6, 8 में से नहीं है, तो ये हमारा सम संख्या नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे ही देखते हैं विषम संख्या। इसके बाद आता है हमारा क्या है? विषम संख्या, 5वां। अगली संख्या हमारी क्या है? विषम संख्या। विषम संख्या, इसको बोलते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर, विषम संख्या, ठीक है। अब इसको देखिए, इसका भी परिभाषा आप पढ़ते आए हैं कि वैसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्या कहलाती हैं, ठीक है। तो इसका छोटा सा, जैसे इसका एग्जाम्पल पढ़ देख लेते हैं। एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है, इनफाइनाइट। तो इसमें देखिए, इसका भी थोड़ा परिभाषा चेंज कर लेते हैं। इसमें ये हम पढ़ लेते हैं कि जिन संख्याओं के अंत में 1, 3, 5, 7, 9 इनमें से कोई भी संख्या आ जाए, वो सारी की सारी संख्याएं क्या होंगी? विषम संख्याएं होंगी। विषम संख्याएं होंगी, अंत में आना चाहिए, ठीक है। जैसे ये कोई एक संख्या है
ठीक है, कोई एक संख्या है 28759, तो इसमें देखेंगे कोई पूछे कि ये सम संख्या की विषम संख्या है, तो ऐसा नहीं है कि आप 2 से भाग देंगे फिर देखेंगे कि ये सम है कि विषम है। आप देख रहे हैं अंत में 9 है, तो ये क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी एक संख्या दिया हुआ है, अगर उसके अंत में 1 3 5 7 9 है तो वो संख्या क्या होगा, विषम संख्या होगा। ठीक ना। अब छठा टाइप देखते हैं। छठवां संख्याओं के प्रकार में छठवां संख्या हमारा है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, इसी को बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, ध्यान से समझिएगा इसको, बहुत ही आसान है। अभाज्य संख्या, इसका परिभाषा ये कहते हैं कि वे संख्याएं जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। ऐसी संख्या जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो वे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 है, ठीक है, 3 है, ठीक है, 5 है, 7 है। तो इसका देखिए, इसका गुणनखंड अगर करेंगे आप तो एक से कटेगा और किससे कटेगा, ये स्वयं से कटेगा। 3 का भी करेंगे तो एक देखिए 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा। 5 ये भी 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा। 7 ये भी 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा। यानी कि इन संख्याओं में जो 2 गुणनखंड होते हैं उनमें पहला 1 होता है और दूसरा वो संख्या स्वयं होती है। तो इसको ये भी कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसके 2 गुणनखंड, एक वह स्वयं हो और दूसरा 1 हो, वैसी संख्या क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे आप। छठवां है ये अपना अभाज्य संख्या। अगला नंबर देखते हैं 7वां। इसके बाद आता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, ठीक है, भाज्य संख्या, इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। अब भाज्य संख्या क्या होता है, तो अभाज्य संख्या की तरह इसका भी परिभाषा हम दे सकते हैं कि जिन संख्याओं का गुणनखंड 2 से अधिक होता है, यानी कि 2 से अधिक अगर गुणनखंड हैं तो वो क्या कहलाएंगे, 2 से अधिक गुणनखंड हैं तो क्या कहलाएंगे, भाज्य संख्या कहलाएंगे। जैसे अब देखिए आप 2 3 वो सब क्या है, वो तो हमारे अभाज्य में आ रहे थे। यानी कि 3 के बाद कौन सा संख्या आ रहा है, 4, तो ये 4 के एक भाज्य संख्या है। कैसे, इसका देखिए 1 भी इसका गुणनखंड है, 2 भी है और ये स्वयं 4 भी है। तो 4 हो गया, 6 हो गया, ठीक है, 8 हो गया, तो ये सब क्या कहलाएंगे, भाज्य संख्या कहलाएंगे। इसकी परिभाषा आप अपनी भाषा में लिख लीजिएगा, क्योंकि अपनी भाषा में चीज़ों को लिखेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहेंगी। आप चीज़ों को बस समझिए, ये मैथ है, मैथ में समझने का काम ज़्यादा करना है, ठीक है, लिखने का काम आप अपने अकॉर्डिंग अपने भाषा में कर सकते हैं। चलिए 8वां देखते हैं। 8वां है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, ठीक है, सह अभाज्य संख्या का मतलब होता है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, ठीक है। तो इसका परिभाषा देखते हैं। सह अभाज्य संख्या, परिभाषा कहेंगे कि ऐसी संख्याओं का युग्म या जोड़ा जिसमें दोनों में कोई भी संख्या उभयनिष्ठ ना हो, या ऐसी दो संख्याओं का युग्म जिसमें एक कॉमन हो, वो सह अभाज्य संख्या कहलाती हैं। अभी एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे चीज़ को। जैसे देखिए ये 3 और 5 ये दो संख्या हैं, उनका एक युग्म बन गया। और देखिए 1 3, और देखिए 8 15, एक और देखिए 15 19। तो ये जो संख्याओं का युग्म है यह सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। यह कैसे पता चल रहा है, क्योंकि देखिए 3 और 5 में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, लेकिन इन दोनों में क्या एक कॉमन है। कैसे, ये देखिए इसके गुणनखंड कौन कौन होंगे, 1 1 होगा, 1 3 होगा। इसके कौन होंगे, 1 1 होगा, 1 5 होगा। देखिए एक दोनों में क्या है, कॉमन है। तो दोनों में
और कोई संख्या कॉमन नहीं होगी, लेकिन बस एक कॉमन होगा तो वो क्या कहलाएंगी, अभाज्य संख्याएं। इसमें भी वही हाल है, इसमें भी और इसमें भी। तो आपके एग्जाम में क्या होता है, दे देगा कि सह अभाज्य संख्याओं का जोड़ा है। अब ऑप्शन में ऐसे ही 4 डाल देगा। जैसे मान लीजिए यहीं पे अगर 15 की जगह अगर 16 कर दिया होता तो क्या होता, यह सह अभाज्य संख्या नहीं होती, ठीक है, क्योंकि इनमें एक के अलावा और भी कई अंक कॉमन हो जाते हैं। तो ये 15 है, ठीक है। तो ये अपना था सह अभाज्य संख्या। चलिए अगला देखते हैं। चलिए 9वां संख्या देखते हैं। 9वां है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, इसको बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं, इसका परिभाषा देखते हैं। ऐसी संख्याएं जिनको p/q के रूप में लिखा जा सके लेकिन q का मान 0 ना हो, इसे यानी कि p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन जो हर है यानी कि q यह 0 नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्या क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे 5, 2, 3, 2/5, 4/7, 0, ठीक है, 22/7 इत्यादि। तो ये क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या कहलाती हैं। अब किसी के मन में कन्फ्यूजन आ सकता है कि 0 कैसे परिमेय संख्या है। तो देखिए, यदि 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो मान क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0/1, 0/2, 0/5, कुछ भी लिख सकते हैं। तो जब इस तरह से लिखेंगे तो ये p/q के रूप में हो गया और q के जगह 0 नहीं है, तो इसलिए 0 क्या हो जाता है, एक परिमेय संख्या माना जाता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा। चलिए अगला देखते हैं। चलिए 10वां देखते हैं, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो इसका परिभाषा हम लिखते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 7, पाई, ठीक है। तो ये जो करड़ी वाली संख्याएं होती हैं, इन करड़ी वाली संख्याओं को अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, ठीक है। इसमें ऋण वाली संख्याएं भी आ जाती हैं, ऋण 3 हो गया या ऋण करड़ी में 5 हो गया, ठीक है। तो अगर करड़ी के साथ ऋण लगा हुआ है या करड़ी में संख्या है या पाई है, तो ये सब किसके उदाहरण होते हैं, ये सारे के सारे अपरिमेय संख्या के उदाहरण होते हैं, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। 11वां होता है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, इसको बोलते हैं रियल नंबर। और एक और बच जाता है, यहीं बगल में बताते हैं, तुलना करके समझा देंगे, थोड़ा इजी हो जाएगा। बच जाता है काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं, इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, ठीक है। अब दोनों में अंतर क्या है, देखिए। काल्पनिक संख्याएं नाम से ही क्लियर है कि ऐसी संख्याएं जिनका केवल कल्पना किया गया है वे काल्पनिक संख्या कहलाती हैं। जैसे करड़ी में ऋण 3, इसको आप संख्या रेखा पर दर्शा नहीं सकते हैं। करड़ी में ऋण 5, करड़ी में ऋण 7, ऐसी जो संख्याएं होती हैं ये बस काल्पनिक संख्याएं हैं, इनको संख्या रेखा पे दर्शा नहीं सकते हैं, ठीक है। अब इनके अलावा जो जो संख्याएं बच जाती हैं वो सब के सब क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अब इसमें आप जितना अभी तक पढ़े हैं, जितनी संख्याओं के बारे में पढ़े हैं, सारी की सारी संख्याएं आ जाएंगी। सम संख्याएं, विषम संख्याएं, ठीक है, और भाज्य अभाज्य, जो भी संख्याओं का अध्ययन हमने किया है, जितने भी 10 तरह की संख्याएं पढ़े हैं वो सब के सब क्या कहलाएंगी, वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5/7 हो गया,
4/9 हो गया। जितनी जितनी भी संख्याएं पढ़े हैं वो सब क्या कहलाएंगी? वास्तविक संख्या कहलाएंगी। देखिए अब आगे देखते हैं कि नंबर सिस्टम के इस नंबर्स वाले चैप्टर से जो अभी हमने संख्याओं के प्रकार के बारे में पढ़ा, इससे परीक्षा में कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जिनको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ देता है। तो हम उन ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे जाने वाले प्रश्नों का एक संग्रह कर लेते हैं, एक जगह उसको लिख लेंगे और इसको एग्जाम से पहले जरूर एक बार देख लेंगे। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। चलिए पहला लिखिए, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, उत्तर होगा 1। ये याद रहे। ठीक है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 होती है, 0 नहीं। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। सबसे छोटी पूर्ण संख्या ये होती है 0। तीसरा लिखिए, इसमें पहला दूसरा हो गया, तीसरा लिखिए, सबसे छोटी सम संख्या। सबसे छोटी सम संख्या 2। ठीक है, चौथा क्वेश्चन लिखिए, सबसे छोटी विषम संख्या। सबसे छोटी विषम संख्या, आंसर होगा इसका 1। ठीक है, पांचवा लिखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या ये होता है 2। चलिए अगला लिखिए, वहाँ सबसे छोटी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या ये होगा 4। ये हमारे 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये क्लास? ठीक है, आप इसको जरूर बताइएगा। और आई थिंक नंबर सिस्टम चैप्टर को समझने में आसानी होगी। और इसके अगले पार्ट में हम इसके नियम को देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। अभी तक हमने बस संख्याओं के प्रकार का अध्ययन किया है। तो संख्याओं के प्रकार को आप नोट कर लें अपने कॉपी में और फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।